एवरीवन, वेलकम बैक टू मुद्रा मिक्स। तो फिर से अगेन एक नया टॉपिक, नया सीरीज। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो आज का जो पर्टिकुलर हम लोग टॉपिक पर जो डिस्कस करेंगे वो है एनवायरमेंटल साइंस यानी कि ईवीएस, जो कि सेकंड सेमेस्टर एईसीसी वालों के लिए है। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो उनके एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो आज का जो पहला हम लोगों का क्वेश्चन है या फिर सवाल है वो है, रेड डेटा बुक्स आर पब्लिश्ड बाय। जो रेड डेटा बुक है जो कि एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड स्पीसीज वालों के लिए जो लिस्ट देता है, तो वो आखिर कौन पब्लिश करता है? तो वो जो पब्लिश करता है उसका नाम है पब्लिशर का द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN। अगेन रिपीट द क्वेश्चन। रेड डेटा बुक्स आर पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विच इज IUCN, and IUCN is stand for the International Union for Conservation of Nature। ठीक, चलिए आज का जो दूसरा सवाल है उसे ले लेते हैं। मिनामाटा epidemic that caused several death in Japan and Sweden was responsible for। मिनामाटा बोलकर एक डिजीज आया था जापान एंड स्वीडन में। तो वो किसका कारण से हुआ था? मतलब वो जो मिनामाटा जो डिजीज हुआ था आखिर वो क्यों हुआ था, कौन सा पॉइजन था, तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल था? तो जो रेस्पॉन्सिबल था वो था मिथाइल मर्करी, MEHG, जिसका साइंटिफिक और केमिकल फॉर्मूलेशन है मिथाइल मर्करी। थोड़ा सा इसके बारे में देखना मुझे ज़रूरी लगा क्योंकि बहुत सारे डेथ हुए थे मिनामाटा के डिजीज़ के द्वारा जापान एंड स्वीडन में। तो थोड़ा सा कि देख लेते हैं इसके बारे में कि जो मरकरी, मिथाइल मरकरी है, पॉइजनिंग दैट अकर्ड इन ह्यूमंस हु ingested fish and shellfish contaminated by MEHG discharge in wastewater from a chemical plant। एक केमिकल प्लांट में मतलब पानी में चला गया था, जिसके कारण जो पानी में जो वाटर बॉडीज रहते हैं जैसे फिश हो गया, सेलफिश हो गया, उनको कंज्यूम करने से उन लोगों की वो जो डिजीज था मिनामाटा वो हुआ था। और वो किसके लिए हुआ था? वो मर्क्यूरी के लिए हुआ था। अगर पूरा नाम लिखना है तो मिथाइल मर्क्यूरी विच इज MEHG। सेकेंड है जो मतलब इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, the amount of oxygen required for biological oxidation by microbes in any unit volume of water is known as। Again repeat the question। The amount of oxygen required for biological oxidation, जो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के लिए जो माइक्रोब्स के द्वारा इन एनी यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो भाई उसको जाना जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के नाम से। BOD भी बोलते हैं इसे, जिसका फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, चलिए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट आंसर में लिखने दिया गया था या फिर आ सकते हैं एग्जाम में। तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स, राइट अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विथ एग्जांपल्स। तो भाई हम लोग भी क्लास 6-7 से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते आए हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। बस फ़र्क यही है कि अब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसके आंसर्स हमें लिखने होते हैं, जिसके कारण हमें एग्जाम्स में मार्क्स मिलते हैं, हमारा CGPA एनहांस होता है, और इसीलिए हम लोग को एक सिस्टमैटिक वे में इस आंसर को लिखना पड़ता है एक फॉर्मेट के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो जो आंसर है, पहले तो पूछा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। नेचुरल रिसोर्सेज ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ से मिलती हैं। दैट आर यूज टू सपोर्ट लाइफ, जो किस में मदद करता है? लाइफ के लिए मदद करता है, भले वो इंसानों की हो, भले जानवरों की हो, या जो जीव जंतु जीवाणु, उन सब के लिए एक बहुत उपयोगी है भाई नेचुरल रिसोर्सेज। एंड मीट पीपल्स नीड, और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है।
एनी नेचुरल सब्सटेंस, कोई भी नेचुरल सब्सटेंस दैट ह्यूमंस यूज कैन बी कंसिडर्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जिसे ह्यूमन यूज करता है उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं? नेचुरल रिसोर्स में। जैसे कि ऑयल हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, मेटल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, सैंड्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसको हम लोग नॉन लिविंग, मतलब वो हैं तो नेचुरल रिसोर्सेस ही लेकिन नॉन लिविंग है, जैसे कि हमारा एयर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, तो ये सब कैटेगराइज किस में होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस में। साथ में उसमें क्वेश्चंस और पूछे गए थे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से रिलेटेड। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पहला रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो पहले देख लेते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। भाई नाम से ही पता चल रहा है रिन्यूएबल, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर से रिन्यू कर सकते हैं। भाई रिन्यूएबल है तो दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिस्ड क्विकली, जल्दी से रिप्लेनिस्ड हो जाता है। Some of these are unlimited in nature and are not affected by human activities। कुछ तो ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड हैं, बिल्कुल आते ही जाते हैं और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी वो अफेक्ट नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सोलर हो गया और विंड एनर्जी हो गया। भाई जो सन की किरणें हैं, जो हवाएं हैं, विंड हैं, वो बिल्कुल अनलिमिटेड है और ह्यूमन एक्टिविटीज से उसको उतना इफेक्ट नहीं होता। तो जो अब थोड़ा सा देख लेते हैं नॉन रिन्यूएबल। भाई नाम से ही पता चल रहा है नॉन, यानी कि जो रिन्यू नहीं होते, ये रिन्यू ही नहीं होते, नॉन रिन्यू है। तो दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, यहाँ अनलिमिटेड बोला था, यहाँ ठीक उसका उल्टा लिमिटेड स्टॉक इन नेचर। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड, एक बार जब स्टॉक खत्म हो जाते हैं इन चीज़ों के लिए या फिर इन चीज़ों का, इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इसको बनने में ही 1000 ईयर्स लगते हैं, जो कि सिंस दिस पीरियड इज़ मच लॉन्गर दैन ह्यूमन लाइफ। और ये जो पीरियड है इनका, जो बनने का जो प्रोसेस है, वो ह्यूमन बींग के लाइफ स्पेन से ज़्यादा है। यानी कि कोई ह्यूमन बींग कितना ही दिन तक जिंदा रहे, 100, 110, 120, 130, लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो एक बार में ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, अगर हम इसको एक्सप्लॉइटली यूज़ करें तो फिर इसको बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। मे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ईवीएस में। तो देख लेते हैं व्हाट इज कंजर्वेशन, एक्सप्लेन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन विथ एग्जाम्पल्स। तो भाई जब भी कंजर्वेशन का वर्ड मैंने स्कूल लाइफ से भी देखा, मैंने कॉलेज में भी पढ़ा, तो जब भी देखा, जब भी सुना इसके बारे में, तो सीधा मुझे इससे रिलेट हो जाते हैं मेरे पेरेंट्स या फिर किसी के भी पेरेंट्स। क्योंकि जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को कंजर्व करते हैं, संरक्षित रखते हैं, ठीक वैसे ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज को, फॉरेस्ट हो गए, वाटर हो गए, सॉइल हो गए, इनको डिग्रेड होने से बचाना है, इनको एक्सप्लॉइट ज़्यादा नहीं करना है। तो भाई कंजर्वेशन का मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन इज द प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट और रीस्टोरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्स सच एज फॉरेस्ट एंड वाटर। भाई ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, जुडिशियली यूज़ नहीं करोगे, तो एक टाइम के बाद ये ऐसा हो जाएगा कि ये एग्जॉस्ट होने लगेंगे, ये ख़त्म होने लगेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, पोल्यूशंस होने लगेंगे, डिफॉरेस्टेशन के कारण भी तो भाई सॉइल डिग्रेड होने लगता है, जिसके कारण अल्टीमेटली जो इफेक्ट होगा वो कौन होगा? ह्यूमन बींग। मतलब ह्यूमन बींग के ही एक्सप्लॉइट करने से वो सारी चीज़ें हुई और बाद में उसका शिकार अल्टीमेटली कौन बनेगा? ह्यूमन बींग ही। तो भाई थ्रू द कंजर्वेशन के जरिए जो बायोडिवर्सिटी है, जो जैव विविधताएं हैं, एंड द सर्वाइवल ऑफ मेनी स्पीसीज, जो बहुत सारी जातियों का सर्वाइवल है, एंड हैबिटेट्स विच आर थ्रेटेंड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैन बी इंश्योर्ड। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ जाते हैं, जैसे शिकार हंट करना,
ट्रैफिकिंग करना एनिमल्स का, तो ये सारी चीज़ों के कारण कंजर्वेशन के थ्रू हम इनको फिर से एश्योर कर सकते हैं, इनकी फिर से देखभाल कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक्सप्लेन इन सीटू एंड एक्स सीटू, तो दोनों ही कंजर्वेशन के ही पार्ट्स हैं। टाइप ऑफ कंजर्वेशन है, पहला देख लेते हैं इन सीटू के बारे में। तो इन सीटू में आता है फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा आता है सेक्रेड फॉरेस्ट एंड लेक्स। जो एक्स सीटू है उसमें आते हैं सीड बैंक्स, जीन्स बैंक, लॉन्ग टर्म कैप्टिव ब्रीडिंग, एनिमल ट्रांसलोकेशन, टिश्यू कल्चर बैंक, बोटानिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि स्मॉल आंसर है तो हमें ज़्यादा भी नहीं लिखना, कम भी नहीं लिखना, इतना लिखना है कि चेक करने वाला हमें मार्क्स दे दे और प्रभावित भी हो। तो इन सिटू कंजर्वेशन इज ऑन साइट कंजर्वेशन और द कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन नेचुरल पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीसीज. It is the process of protecting endangered plant or animal species in its natural habitat. India has over 600 protected areas. How many? 600 protected areas हैं इंडिया में, जिसमें इंक्लूड है 90 नेशनल पार्क्स, 500 एनिमल सेंचुरीज एंड 15 बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक, अगेन हम रिपीट, 600 प्रोटेक्टेड एरियाज है जिसमें 90 नेशनल पार्क्स हैं, 500 एनिमल सेंचुरीज हैं और 15 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं. चलिए अब थोड़ा सा एक्स-C2 के बारे में रुक करते हैं. एक्स-C2 कंजर्वेशन क्या है कि इज द प्रिजर्वेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डिवर्सिटी आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट्स. ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है देयर नेचुरल हैबिटेट्स. ये इनमें ही होता है, यानी कि ये जो है वो इन नेचुरल हैबिटेट है और ये आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. दिस इन्वॉल्व्स कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एज वेल एज वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड और स्पीसीज एंड ड्रॉज ऑन अ डाइवर्स बॉडी ऑफ टेक्निक्स एंड फैसिलिटीज सच एज स्ट्रैटेजी इंक्लूड. इसमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंक्लूड होते हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोटानिकल गार्डन को स्टैब्लिश किया जाता है, जू को स्टैब्लिश किया जाता है, कंजर्वेशन स्ट्रैंड्स, जीन, पोलन सीड्स, सीडलिंग, टिश्यू कल्चर एंड डीएनए बैंक्स भी स्टैब्लिश किए जाते हैं. इसके अंदर किसके अंदर? एक्स-C2, जो कि आउटसाइड किया जाता है, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. और यहाँ पर इनसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट. तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस करे मैंने. ईवीएस से थे, जो एईसीसी से हैं, सेमेस्टर 2 के हैं क्वेश्चंस. होपफुली अच्छा लगा होगा आपको ये सीरीज़, और आने वाले सीरीज़ में ऐसे क्वेश्चंस और भी आने वाले हैं. होपफुली यू लाइक द सेशन. थैंक यू.